नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। टिकट के बंटवारे का मौसम है और ऐसे में पार्टियों के भीतर कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम का आलम है। असंतोष भी खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन बीजेपी के भीतर जो मतभेद सामने आए हैं वो जरा अलग हैं। जब बात पार्टी के स्तंभकारों की आती है तो लोकसभा उम्मीदवारी या किसी लिस्ट में नाम जैसे तकाजे छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन जब वही स्तंभकार बार बार नजरअंदाज किए जाएं तो क्या समझा जाए? पार्टी में क्या ये वर्चस्व और अहम का संघर्ष है या मौजूदा नेतृत्व में किसी तरह का डर है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये मतभेद अब चारदीवारी के भीतर की बात नहीं रही, बल्कि अलग अलग मौकों पर जनता के सामने आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जो चंद लाइनों की चिट्ठी कानपुर के वोटर्स को लिखी है, उससे साफ हो गया है कि जो मतभेद मनभेद में तब्दील हुए हैं वो चुनाव से पहले पार्टी की दहलीज लांघ चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी के टिकट कटने और पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होने से जो सवाल खड़े हुए थे वो जोशी की चिट्ठी के बाद और गहरा गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी को 2 सीटों से 182 के आंकड़े तक पहुंचाया, उन्हें दरकिनार करके आखिर कौन सी सियासत साधने की कोशिश की जा रही है? खबर और भी जगहों से आई है। बिहार से खबर आई है जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए बिना उनकी सीट बदल दिए जाने का आरोप पार्टी नेतृत्व पर लगाया है। चुनावों से ठीक पहले इस तरह के विवाद पार्टी की सेहत पर क्या असर डालेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या बयान आ रहे हैं बीजेपी के भीतर से, जिससे बीजेपी को सोचना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं हम, आप देखिए। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। अपने राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, ये अच्छी बात है। उनकी माता जी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाजत नहीं देती। साइबेरियन पक्षी हैं, आते जाते रहते हैं, मौसम देखकर निकलते हैं, मौसम के साथ उड़ जाते हैं। तो कांग्रेस के लोगों की प्रवृत्ति जो है वो साइबेरियन पक्षी की तरह हो गई है और मुझे लगता है कि अब इन सब ड्रामेबाजी से कुछ होने वाला है नहीं। और कभी ट्रेन में सफर करना, कभी नाव पर बैठकर इधर उधर जाना, तो ये विकास कार्य तो मोदी जी के जरूर दिखाई देंगे उनको, लेकिन पिकनिक मनाना ये उनकी प्रवृत्ति में है और पिकनिक मनाने के लिए वो लोग आया करते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं है इस दौरे में। पुलवामा की घटना हो गई, 45 सैनिक शहीद हो गए। आज कांग्रेस सबूत मांग रही है। मैं पूछना चाहता हूं, किस चीज का सबूत आप मांग रहे हो? समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन सबूत मांग रही है। किस चीज का सबूत मांग रहे हो? अरे भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो वो वही बाप है, इसका क्या गारंटी है? मां ही तो सबूत देती है। कौन देता है? राहुल गांधी जब पैदा हुए तो सोनिया गांधी ने ही तो उनको बताया होगा कि राजीव गांधी तुम्हारे पिता हैं। लेकिन अगर उसका सबूत मांगा जाए कि क्या सबूत है तो बता पाओगे क्या? तो कहते हैं कि जबान से निकली हुई जो बात है वो वापस नहीं लौटती। और अगर नेताओं की बात करें, उन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले, लेकिन अगर नहीं सोचते हैं वो बयान दर्ज हो जाता है और बाद में फजीहत भी होती है। कितनी फजीहत किसकी हो रही है हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी में अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का वक्त किस तरह से अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, वो समझने के लिए आप ये तस्वीरें देखिए। आडवाणी का टिकट गांधीनगर से कटने के बाद अब जोशी का टिकट भी कानपुर से कट गया है, जिससे वो काफी नाराज हैं। उन्होंने सीधे कानपुर की जनता को चिट्ठी लिखी है। नवादा से बेगूसराय भेजे जा रहे हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने ये कहा है कि उनके स्वाभिमान पर ये चोट है, लेकिन बीजेपी में अब ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जिसकी वो पहले खिलाफत करते थे, लेकिन अब उन पर ही मेहरबानी दिखाई जाने लगी है। सपना की कांग्रेस ने तथाकथित एंट्री पर सुरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी तक को लपेटे में लिया था, आपको याद होगा वो बयान। लेकिन
अब उनकी मनोज तिवारी के साथ सेल्फी वायरल हो रही है। सपा की पूर्व नेता और फिल्म एक्ट्रेस जयाप्रदा को भी बीजेपी ने आज पार्टी में शामिल कर लिया है। ये 4 तस्वीरें और उसके पहले जो हमने आपको बयान सुनवाए, उनका मकसद यही है कि आप देखिए कि राजनीति किस स्तर पर जा रही है। जो पार्टी के भीतर मतभेद हैं उसका तो हम जिक्र करेंगे ही, उसके साथ ही जो बयानबाजी हो रही है सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की ओर से, वो भी चर्चा का विषय है। वो भी कभी शर्मनाक है हर लिहाज से। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है पार्टी, जबकि नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, ये खुद कहा था कि बोलने से पहले नेता जो है सोचे, मीडिया के सामने कुछ भी बोलकर निकल जाना ठीक नहीं। इलेक्शन से पहले जो ये बयानबाजी हो रही है उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सिनेमा में नेतृत्व बताए कि किन कारणों से बिना बताए हुए, बिना मुझसे बातचीत किए हुए किया, मेरे जो हर्ट किया है, जब तक वो नहीं संतुष्ट होता तो मेरे लिए थोड़ी कठिनाई है। बेगूसराय की जनता, बेगूसराय का चुनाव क्षेत्र मेरे लिए सौभाग्य है। जयप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं, अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है। और आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उनसे परिचय मैं आपका करवा देती हूं। बीजेपी की ओर से चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जफर अमीन समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओपी यादव चुनाव विश्लेषक हैं, इस पूरी चर्चा में रहेंगे हमारे साथ, और दिनेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में रहेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास से आती हूं, क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं, बहुत बयान हमने सुना दिया है, और जो चिट्ठी लिखी है मुरली मनोहर जोशी ने वो भी अब सबके सामने है, और ये पता चल रहा है कि जिन मतभेदों को अभी छुपाने की कोशिश हो रही थी और जो सिर्फ विपक्ष की ओर से प्रहार किया जा रहा था, वो अब सबके सामने खुलकर आ गया है चुनाव से पहले। यानी कि जो पार्टी के स्तंभकार हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, और वो क्या कह रहे हैं वो उस चिट्ठी के जरिए सामने आ रहा है, उन पर क्या बीत रही है वो उस चिट्ठी के सामने आ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका सर? देखिए शुभ्रा जी, कोई भी पार्टी हो उसके कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। पार्टी की विचारधारा होती है जिसकी नींव पर वो पार्टी आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई सिद्धांत हैं, और आज उसी सिद्धांत और विचारधारा का ही कारण है कि आज हम देश के शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं, राजनीति के शीर्ष पे पहुंचे हैं। उसी सिद्धांतों में हमारे यहाँ ये भी नियम था, बट हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ही ये बनाया था कि 75 साल के बाद, वर्ष के बाद जो भी होगा उसको जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार कुछ लोगों को मिला भी 75 से अधिक एज का, लेकिन इस बार ये हुआ कि थोड़ा ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो बात हमारे सिद्धांतों में है वो भी दिखे भी। उसी के क्रम में ये अपने आप ही मान के चलिए कि कलराज मिश्रा जी ने स्वयं ही कह दिया, अडवाणी जी ने भी कह दिया, और रही बात देखिए स्वाभाविक जो इतने वर्षों से जी उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारे जो है हम जिस सिद्धांतों को हम लेके चलने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ना तो मैं अपनी बेटी को और ना ही जो है वर्ष 92 वर्ष का मैं हो गया हूं, मैं चलने में उस तरह का समर्थ भी हूं। और कहा है देखिए वो कई चीजें देखिए परिवार की बातें जो है बाहर नहीं की जाती है। वो परिवार भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार की बातें आपस में होती हैं, परिवार नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच हो रहा है टिकट पर, और ये अभी अंदर की बात। भाषा की मर्यादा बना के रखिए सर, ये कहना पड़ेगा क्या आप लोगों को? ये कहना पड़ेगा क्या? अभी भाषा की मर्यादा पर ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है। टीवी डिबेट में बैठ के ऐसी भाषा का प्रयोग मत करें। भाषा शैली देखिए, आप हमसे वरिष्ठ हैं,
आप हमसे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं नहीं, ये और तो मैं अपनी मुहावरा मर्यादा बोला का है आप भी मैंने। ख्याल रखिए। मैंने हमको मुहावरा भी अपनी बोला, बात, तेरे अंदर अभी की आप बात है। कहिएगा, आपको मौका मिलेगा, अरे साहब, आपको आप सब- मौका मिलेगा सब बोल बीच जाएंगे में। उल्टी बात। देखिए, जफर अमीन आप साहब, मैं मौका आपके पास मिलेगा, आती आप हूं, अपनी लेकिन बात चंद्रमोहन रखिएगा। जी, आप चंद्रमोहन हमसे जी, वरिष्ठ हैं, आप चंद्रमोहन हमसे जी, वरिष्ठ बोलेंगे। हैं और अपनी आप- मर्यादा का, चंद्रमोहन अपनी जी, भाषा की एक सेकंड, मर्यादा ठीक का है, ध्यान ठीक है, रखिए। ठीक है, उसको ठीक है, अलग रखिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि एक सिद्धांत है पार्टी का, क्या आपकी पार्टी का ये सिद्धांत है कि जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के स्तंभकार हैं, उनको मजबूर किया जाए ये बोलने के लिए कि खुद ही हम किनारे हो जाते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? ये क्यों मैं कह रही हूं, पहले ये बात नहीं सामने आती, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने जो अपनी नाराजगी दिखाई है, जो सच्चाई सामने रखी है, सर्वशर्मनाक है पार्टी के लिए। आप भले ही आज कह लें कि परिवार के अंदर बात हो रही है, लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी भी मीडिया के सामने पब्लिक फोरम में ये नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परिवार की बातें, ठीक है, लेकिन सुनिए, कही गई है ना सर, जो बात मीडिया में कही गई है, अपने पिताजी क्या वो से, आपका अपने दादाजी सिद्धांत है? से जब हम जो बात वार्ता कही गई करेंगे, है मीडिया में, मुरली मनोहर जोशी ये कह रहे हैं कि रामलाल उनसे मिलने के लिए जाते हैं पार्टी के नेता, और वो ये कहते हैं कि निर्णय कर लिया गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, जरा जाइए पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बता दीजिए सबको कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये दबाव बनाना नहीं है तो और क्या है? अगर एक ऐसा इंसान, अगर एक ऐसा नेता जिसका एक बड़ा आधार है और जिसने पार्टी को 2 से 182 तक पहुंचाने में सहयोग किया है, जो उन तीन चेहरों की बात हम बार बार कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता को इन तीन नेताओं का महत्व बताने की जरूरत है। अगर उन्हें मजबूर किया जा रहा है ये कहने के लिए कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दीजिए कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा कि उनसे कहा गया हाँ। कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए, ये देखिए, ये परिवार में क्या बात हुई ये बाहर नहीं, ये अपने आप को बयान दे रहा है, कोई कह रहा है। देखिए, चिट्ठी की रही बात, देखिए मैंने आपसे भी कहा कि कोई भी जो होता है सिद्धांत, हमारे यहाँ सारे नेताओं के, हमारी बिल्कुल हमारे धरोहर हैं। मुरली मनोहर, तीनों लोग नेताजी जो हमारे नेता लोग हैं, वो हमारे धरोहर हैं। धरोहर में उनका नाम, उनके सिद्धांत भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल जी की धरोहर, उनके सिद्धांत हमारे साथ आज भी है। उन्होंने कहा था अंत्योदय, उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे यहाँ थे, उनका मूल था राष्ट्रवाद। नहीं, सिद्धांत शब्द का प्रयोग आपने कई बार किया है, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या आपका ये सिद्धांत है आपकी पार्टी का, जो विनय कटियार कह रहे हैं, पिता का सबूत मांग रहे हैं वो राहुल गांधी से, क्या ये सिद्धांत है आपकी पार्टी का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी को भी जो है सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति, किसी को भी जो है इस तरह के अपनी बात रखनी चाहिए। हम अपने विरोधी पे कुछ भी कहें, लेकिन मर्यादा, चाहे वो जिस दल के भी हो, मर्यादा, क्योंकि वो एक समाज का चेहरा होते हैं, तो उन्हें जो भी बात कहनी हो, हमें मान लीजिए राहुल जी के प्रति कुछ कहना है तो हम मर्यादा में रहकर करें। कोई भी, देखिए हमने क्या आपसे कहा, चाहे कोई भी, हम ये नहीं कह रहे, हम हर मान लीजिए ना सर, अगर सिद्धांत की बात आप ही कर रहे हैं तो मान लीजिए कि गलत कहा है विनय कटियार ने। एक सार्वजनिक सभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, पिता का सबूत मांगना, ये कौन सा कल्चर है? मुझे नहीं समझ में आता है ये। आप समझाइए। आपसे कहा तो कि किसी को भी नहीं, हम अपने विरोधी के प्रति कुछ भी कहें, पर अपने भाषा की जो है मर्यादा रखकर किसी को भी कहनी चाहिए। इससे किसी की भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। आप ये मान रहे हैं, हालांकि आपकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जो कहा है विनय कटियार ने वो गलत कहा है, ऐसी भाषा का, ऐसे लहजे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरा एक और सवाल है, बिहार से भी एक खबर आई है जिसका जिक्र हमने किया, गिरिराज सिंह भी ये कह रहे हैं, आप भले ये कह करके टाल दीजिए कि नहीं देखिए 75+ जो नेता है उनको टिकट हम नहीं देंगे। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उनकी जो सीट है उसको बदल दिया गया और वो खुश नहीं हैं, वो खुद आकर के मीडिया में बयान दे रहे हैं। इस तरह से पार्टी की फजीहत नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति की भावनाएं होती हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो नेता हो या कोई भी, उनकी जहां से वो लड़ते हैं, जहां से जीतते हैं, वहां से उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और इस वजह से जो है मान लीजिए अगर हो जाता है उनसे तो भावनाएं जुड़ी हैं, तो इसलिए वो अपनी उन भावनाओं को, लेकिन इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अंतोगतवा जो है पार्टी की बात को और पार्टी की सेना के रूप में वो अपना, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने जो भी कहा है और उन्होंने जो शिकायतें की हैं उसकी जिम्मेदारी पार्टी को लेनी पड़ेगी। चाहे वो आप यहां पर मान लें कि हाँ किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या विनय कटियार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो सुनवाया हमने और भी कई बयान सुनवाए, सपना चौधरी को लेकर जिस तरह से बीजेपी के
भीतर से आवाजें आई, जिस तरह के बयान दिए गए वो शर्मनाक थे, और बाद में उनकी तस्वीर मनोज तिवारी के साथ वायरल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टियां हैं आजकल, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो चरित्र सामने आ रहा है इलेक्शन से पहले, वो सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी पार्टियां, हमारी सियासत किस दिशा में जा रही है। लेकिन जफर अमीन साहब, आप जो कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, उसका जवाब दीजिएगा। और इसके साथ ही झटका आप लोगों को भी लग रहा है। देखिए, जया प्रदा जी ने आज दामन थाम लिया है बीजेपी का और आजम खान को चुनौती दे सकती हैं। देखिए, चुनाव के मैदान में कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो खुद को तो कह ही सकता है कि हम चुनौती अगले को दे रहे हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं, जया प्रदा चुनाव के मैदान में आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ला रही है और वहाँ से भी अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट रही है। अभी आपके वहाँ सामने जो बयान दे रहे थे अभी हेमा मालिनी के बारे में, तो चुनाव का मैदान है, देश को चलाना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, जनता का काम करना है। और वो ये हजरत बता रहे थे कि 700 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। यानी मेरिट जो है, फिल्मों की मेरिट से देश का लोकतंत्र तय होगा और जनता के बीच में चुनाव जीतेंगे तो क्या देश का भला करेंगे। नहीं तो क्या ये काम नहीं है? नहीं, क्या फिल्मों में काम करना किसी का अगर पेशा है तो उसे नहीं गिनवाया जाए? उसकी मेरिट इसमें नहीं होना चाहिए, और बड़ा नहीं, चुनाव में नहीं होना चाहिए। हमारी बात समझ, चुनाव में उन्होंने जो सांसद रही हैं, जो विकास का काम किया है, उसको गिनाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस आधार पर वोट दीजिए, उन्होंने उनका परिचय दिया। परिचय में अगर उनकी फिल्में आ रही हैं, वो सांसद है ना, सांसद रही है। अच्छा, जिस वक्त उनको अपने काम का हिसाब देना है, उस वक्त उनकी फिल्में जोड़ाई जाएंगी। ये आप 5 साल में करेंगे ना सर कि उनका परिचय किस तरह से दिया जाएगा? हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आपने देखा, आप ही लोग के चैनल ने भी दिखाया कि मथुरा के अंदर इनकी रैली फ्लॉप गई, उसमें मुख्यमंत्री भी थे और हेमा मालिनी भी थी। तो कहने का ये मतलब है कि जहां जिस जगह बात है, 5 साल आप जीते हैं, आपने 5 साल सरकार चलाया है, जनता को 5 साल का आपको हिसाब देना है। इस तरह का बयान देके जनता के ध्यान को घुमाना नहीं है। अभी बीजेपी के साथी चंद्रमोहन जी ने कहा कि भावना, गिरिराज सिंह की भावना है, यानी सिद्धांत से ऊपर आपके वहां भावना है। आपके वहां हमने ये भी कहा ना कि अंतर्गत वो अनुशासित सिपाही है और जाएंगे चुनाव में, ये भी तो हमने जोड़ा। भावना ऊपर है कि सिद्धांत ऊपर है? एक चीज तो ये करना पड़े। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों के टिकट काटे हैं ज्यादातर जो लोग सच्चाई बयान किए हैं। जैसे श्यामा चरण गुप्ता जी ने सच्चाई बयान किया कि काटा है कि वो पहले ही भाग गए, वो अपने हार से भयभीत भाग गए। आपने कहा चुप हो जाइए, आप सीनियर हैं, हम चुप हो गए थे। अब अगर आप जूनियर हैं तो हमारी बात, हम आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम अलग से कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप फिर हमारे सवाल, श्यामा चरण गुप्ता जी का टिकट उन्होंने काटा सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो पिछले सरकार की तुलना में अपराध और भ्रष्टाचार बुरी तरह से 4 गुना बढ़ गया, टिकट कट गया। अब उसी तरह से आप देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी ने भोपाल में ये कह दिया था, 4 साल पूरा हुआ था सरकार का, और मीडिया ने पूछा कि अब आप कै नंबर देंगे 10 में, तो उन्होंने कहा जब कॉपी पे कुछ लिखा हो तब ना नंबर दें। उनका टिकट कट गया। जो सच बात बोल रहा है उसका टिकट कट जा रहा है। जहां मोदी जी के मन लायक का कोई नहीं है उसका टिकट कट जा रहा है। कोई सिद्धांत नहीं है, किसी भी तरह का भारतीय जनता में सिद्धांत और अनुशासन नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा सिद्धांत अनुशासन विपक्ष का है। विपक्ष जो है, देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनके ऊपर वोट नहीं मांग रहा है, आप उन पर वोट मांग रहे हैं। आपको जिस सवाल का जवाब देना है आप कह दे रहे हैं कि साहब वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं। मैं पूरे विपक्ष की बात कर रही हूं। 5 साल जो वादा किया उसका आप हिसाब दीजिए ना। नौकरी बेरोजगारी में 45 साल पीछे हम चले गए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका डेटा आप नहीं दे रहे हैं। आपने किसानों का दुगना आय की बात किया, वो ना आप नहीं दे रहे हैं। उनके किसानों के 100 स्मार्ट सिटी कहा, वो ओंकारनाथ सिंह जी, इसका हिसाब दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी कलाकार की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह की चर्चाएं जब भी होती हैं कि किसे सियासत में आना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए, अपनी पार्टी में है तो बहुत अच्छा, सबको सुहाता है, लेकिन दूसरे की पार्टी में है तो गाली गलौज शुरू हो जाती है। और ऐसा कई मौकों पर हुआ है, सपना चौधरी के मामले में भी यही हो रहा है। ऐसा क्यों है आखिर? शुभ्रा जी, जो आपने ये टॉपिक लिया है,
ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये दो भागों में इसका डिस्कशन हो सकता है। एक तो पहले जो महिलाओं के बारे में कहा गया है और दूसरा जो नेताओं की टिकट के बारे में आपने कहा। महिलाओं के बारे में जो आपने अभी दिखाया अपने टीवी चैनल पे, जो 3 बड़े नेताओं के बयान दिखाए, एक सुरेंद्र सिंह विधायक का दिखाया, एक मंत्री जी का दिखाया रजा साहब का, और एक पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हैं उनका दिखाया आपने। किस तरह से महिलाओं के बारे में ये लोग अपने बयान बोल रहे हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच महिलाओं के प्रति क्या है। सपना चौधरी के बारे में, आज सपना चौधरी कल कांग्रेस ज्वाइन की, क्या भाषा की गई, आज वहाँ ज्वाइन कर रही हैं। उनको भी मैं दाद देता हूँ कि इतने अपमान के बाद वो वहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं इस तरह की भाषा सुनने के बाद, तो वो भी बहादुर महिला है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर चुना जाता है, चाहे वो फिल्म कलाकार हो, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे वो नर्तकी हो, वो जनता की भावना के अनुरूप चुना जाता है। जनता में उसके कला से, उसके खेल से, उसके काम से उसकी कृति बढ़ती है, तब जनता उसको हाँ और ना में चयन करती है। उसके बाद वो अपने उन कामों के प्रति चुना जाता है जिस काम के लिए वो चुना गया है। और उसमें हम उस जनता की आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम उस व्यक्ति की आलोचना तो कर सकते हैं कि भाई आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, लेकिन हम जनता की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से चाहे वो जयप्रदा जी रही हों, चाहे हेमा मालिनी जी रही हों, चाहे कोई रहा हो, सब लोगों को जनता ने जिताया है। इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया तो जीते, नहीं काम किया तो हारे, वो जनता का फैसला होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वो इतनी निंदनीय भाषा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इतने बुजुर्ग हैं, आप बाबा और नाना हो गए हैं, और आप इस तरह की बात करते हैं कि माँ बताएगी कि आपका पिता कौन है। तो मुझे दिग्विजय सिंह का बयान याद आ जाता है। और अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने भी गलत कहा है। ठीक है, कि हम एक आदमी की बात नहीं कह रहे हैं। आज जो 3 बयान दिखाए मैं उसकी बात कह रहा हूं, और उस 3 बयान के बदले में अगर दिग्विजय सिंह के बयान की तुलना करेंगे तो दिग्विजय सिंह ने शायद कभी ये नहीं कहा होगा कि माँ बताएगी तुम्हारा पिता कौन है, ऐसा नहीं कहा होगा। एक चीज। दूसरी चीज जो आपने ये दिखाया था, ये तो इस देश की जनता को तय करना है और महिलाओं को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या न दें। डॉक्टर महेश शर्मा का बयान याद कीजिए। बताइए, कैलाश हॉस्पिटल के मालिक है जहां कितनी महिलाएं जाती हैं इलाज कराने के लिए। वो मंत्री है भारत सरकार के, सांस्कृतिक मंत्री हैं, और कह रहे हैं अभी पप्पू घूम रहा था, पप्पू की पप्पी आ गई। माने लड़की, आपकी लड़की की उम्र की कोई नेता है, आप उसको इस तरह से बोलेंगे? आप अपनी लड़की को बोल सकते हैं ऐसे? आप आलोचना कीजिए, स्वस्थ आलोचना कीजिए, स्वागत करेंगे हम उसका। लोकतंत्र में आलोचना तो आवश्यक है, नहीं तो आदमी दंभी हो जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, जल्दी से आप जवाब दूसरी चीज सुनिए, जो आपने नेताओं की टिकट की बात की शुभ्रा जी, नहीं उस पर मैं आऊंगी सर, उस पर मैं आऊंगी, वरिष्ठ नेताओं पर मैं आऊंगी, लेकिन जो सवाल अभी महिलाओं पर बयानबाजी, बदजुबानी को लेकर उठा है, और जो आपने भी पूछा है प्रियंका गांधी को लेकर, सपना चौधरी को लेकर, जो बीजेपी के भीतर से बातें की गई हैं, उस पर जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। जी देखिए, हमारे दूसरों की तरफ उंगली जब उठाते हैं तो वापस अपने तरफ भी आता है। आप ये बताइए, चलिए आपने इनको घेरा, आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव, वरिष्ठ नेता, एक समय में राहुल जी के और अभी भी राहुल जी के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था महिलाओं के बारे में, कि जिस शब्द को कहने में यहाँ पे शर्म आ रही है, आपने तो शब्द बोल भी दिया। उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या बोला था उनके बारे में, और सुनिए आपके प्रकाश जायसवाल जी ने बता दे क्या बोला था। टंच किसके महिलाओं के बारे में नहीं कहा था उन्होंने। बिल्कुल देखिए, नहीं गलत बोल रहा है। नहीं टंच बोला था। मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ, मैं आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता, आप लोग मुझसे वरिष्ठ हो। उसके बाद प्रकाश जायसवाल जी ने क्या कहा था कि जब महिलाएं जो है, जब अधिक उम्र हो जाता है तो क्या, देखिए मैं छोटा हूं, मैं इसलिए वो शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत आसान होता है दूसरे की तरफ। आपने क्या किया, आपके वो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राहुल जी के सलाहकार रहे, उनके बारे में भी एक शब्द आप बोल देते तो कितना अच्छा लगता। सुना नहीं मैंने क्या कहा जब शिवराज जी ने पूछा, मैंने कहा उनकी भी आलोचना हुई थी बस, और उनकी आलोचना पूरी हुई थी, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आप उससे कोई सबक न सीखें। देखिए, और विपक्ष में देखिए, चाहे शरद यादव जी का हो या माननीय नेताजी का हो, उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों से जो है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं,
ये देखिए ये लोग वरिष्ठ, अरे इन साहब, लोगों से देखिए, ज्यादा देखिए, वरिष्ठ एक चीज हैं। बताएं, महिला के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का पूरा हक है, इसलिए कि इनके उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सीता जी टेस्ट ट्यूब से पैदा हुई हैं, तो अब फिर रह का जाता है, फिर तो ये किसी के खिलाफ कुछ कह सकते हैं, कौन कहां से पैदा हुआ सब कुछ इनको अधिकार है। देखिए हम लोग नहीं, आप बताइए, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिल्कुल तो इसलिए आपकी बात को देखिए विपक्ष के जनता लोग जो है गंभीरता से वो नहीं बातों को लेती। कैसे जानती है कि तोड़ मरोड़ महिलाओं के को करते अपमानित हैं। करने वाली पार्टी है हाँ, मैं बता रहा भारतीय हूं, जनता विपक्ष को पार्टी। देखिए, कौन नहीं जानता है कि राजा जनक जी ने जब उनको संतान नहीं थी तो हल चलाया था, हल से जो है घड़ा निकला था। ये सभी जो भी रामायण जिन्होंने पढ़ा है, देखा है, वो सभी जानते हैं। तो सुनिए, तो वर्तमान में जो आधुनिक युग में जो है वो कहा कि टेस्ट ट्यूब, सुनिए वर्तमान काल में आधुनिक विज्ञान में टॉपिक पे मत जाइए, चलिए ठीक है, सुन होता लिया सर, आप सबको सुन लिया ये मैंने, इस आप तरह की सबको बात सुन लिया करना मैंने सर, कहीं मैं भी सुन रही मुनासिब थी नहीं। इसीलिए बहुत देर से, आप सबको सुन लिया मैंने, और यही शेर याद आता है कि जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। ये शेर की एक लाइन है और ये सभी पार्टियों पर आजकल सटीक बैठ रही है, और इसीलिए मैं डिबेट के अगले हिस्से पर बढ़ती हूं और ओपी यादव जी मैं आपका रुख करती हूं, जिससे शुरुआत हमने की थी। ये एक अच्छी बात है कि इस डिबेट में बैठे हुए जो तमाम नेतागण हैं वो मान रहे हैं कि महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और जो ये कर रहा है उनकी आलोचना होनी चाहिए, पर इन्हीं पार्टियों के भीतर से गाहे बगाहे ऐसी आवाजें निकलती हैं। इसीलिए हम इसे यहाँ पर पॉज करते हैं और हम आते हैं उस मुद्दे पर जिससे शुरुआत हुई थी कि वरिष्ठ नेताओं को आखिर क्यों बीजेपी के भीतर दरकिनार किया जा रहा है और इस तरह से कौन सी सियासत साधने की कोशिश हो रही है। क्या किसी तरह के अहम की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है? और वो लोग ओपी यादव जी जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, जो पार्टी के स्तंभ हैं, अगर आज वो नाराज हैं तो इससे कौन सा सिद्धांत पार्टी का उजागर होता है? देखिए सुब्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो 3 वरिष्ठ नेता, अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं। हाँ। अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा की 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, ये नारा हुआ करता था। और जो पार्टी 2 से 184 तक पहुंची उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब और अडवाणी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस, औरों से अलग का नारा बहुत पहले से देती चली आई है। अब एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि सब विपक्ष की मर्यादा दोनों पक्षों ने तोड़ी है। राजनीति में शुचिता की बात करना और उस पे अमल में लाना बिल्कुल दूर की कौड़ी है, कोरी लफ्फाजी है। कोई भी राजनीतिक दल हो, शुचिता की बात करना और उसको अमल में लाना, दोनों के बीच में कहीं तारतम्य आपको इतनी देर से डिस्कशन हो रही है, हर मुद्दों पर डिस्कशन हुई है और कहीं आपने ये नहीं देखा कि राजनीतिक दलों में इस पे कहीं लगाम लगाने की कोई चेष्टा की जा रही हो। इसको अनुशासन के दायरे में लाने जाने की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 75 से ज्यादा पार कर गए नेताओं को अब घर बैठना पड़ेगा। हुकुमदेव नारायण यादव जी के बेटे अशोक यादव जो केवटी से विधायक रहे हैं, उनको दरभंगा से टिकट मिली है और उनका सिंह साहब का नवादा से ड्रॉप करके उनको बेगूसराय में टिकट दिया गया। और कहीं जैसे मुरली मनोहर जोशी ने खुला खत लिखा कानपुर के मतदाताओं के नाम पर, या अडवाणी साहब की जो लगातार आप गांधीनगर को देखिए कि 96 से 89 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का भय दुर्ग रहा गांधीनगर, और नारायणपुरा वहां की विधानसभा सेगमेंट है जहां से अमित शाह जी विधायक भी रहे, उसी से सटी सरखेज विधानसभा से अमित शाह जी विधायक रहे। अब उनको वहां पे चुनाव लड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इतने जो राष्ट्रपति पद के दावेदार थे, एक समय ऐसा लगा कि अडवाणी साहब राष्ट्रपति बनते बनते रह गए। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी डिजाइन है और जो भी कार्यकर्ताओं की जो भी नर्सरी है, वो 3 नेताओं की इर्द गिर्द ही सिमटी रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, उस पर क्या काम कर रही है वो दुनिया देख रही। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपको सम्मान अपने नेताओं को देना पड़ेगा। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि घर की बात है, देखिए ऐसा कुछ नहीं आया कि सम्मान अडवाणी साहब से बात करके उनको ड्रॉप किया जाता। एकाएक अमित शाह जी को वहां कैंडिडेट बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी चूंकि गुजरात मॉडल की बात करती है, तो गुजरात मॉडल में अमित शाह जी की प्रासंगिकता कहीं ना कहीं गांधीनगर में उनके पास रिसर्च एजेंसियों और सर्वे एजेंसी का फीडबैक रहा होगा। लेकिन जो भी हो रहा है, सियासत में कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाली, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्किल में जो कुछ हो रहा है, आने वाली जो कार्यकर्ताओं की जो फौज है, जो बूथों पर काम कर रही है, जो
मनोबल बढ़ाने के लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। आप चुनाव 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप आने वाली नस्लों को जो लेसन देना चाहते हैं सियासत में, बिल्कुल उसमें कोई बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा पैगाम। और जिस तरह की ये बात हो रही, महिलाओं पर आधी आबादी 50% आबादी महिलाओं की है, कहीं सपना चौधरी की बात आ रही, जयप्रदा जी की बात आ रही, सोनिया जी की बात आ रही, साहिल लुधियानवी के एक शेर से मैं कहूंगा कि नारी ने जन्म दिया पुरुषों को, पुरुषों ने उसे बाजार दिया। साहिल लुधियानवी साहब ने बहुत पहले कहा। आप देखिए, राजनीतिक व्यक्तियों को कहीं ना कहीं मापदंड एक बनाना पड़ेगा कि हमको इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। इस पे राजनीतिक दलों को भी एक इंतजाम करना पड़ेगा। आज के दौर में बहुत सिद्धांतवादी बातें लगती हैं। एक चीज बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने राजतंत्र की याद दिला दी। जैसे खिलजी वंश में, मुगल वंश में क्या होता था कि राजाओं के जो लड़के होते थे वो या तो गिरफ्तार कर लेते थे राजा को या मार डालते थे। जैसे जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मार दिया, जैसे शाहजहां ने विरोध किया हल्का सा, क्या कहते हैं, जहांगीर से, और सलीम ने जब क्या कहते हैं अकबर से, और उसके बाद औरंगजेब तो शाहजहां को गिरफ्तारी कर लिया था। इसी तरह से आप देखिए महाभारत में, महाभारत युग में चलिए ऊपर, वहां पर भी क्या किस तरह से सत्ता के लिए लड़ाई होती थी। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, यही कह के कि 2019 के बाद फिर चुनाव नहीं होना है देश में। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं। अब आज ये स्थिति हो गई है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहां बनकर औरंगजेब बन के शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया, उनको एकदम कैद कर दिया अडवाणी जी को कि अब आप यहाँ बैठो। अगर आज अडवाणी जी ना होते, नरेंद्र मोदी जी का जन्म ना हुआ। शॉर्ट में बिल्कुल जो है संक्षिप्त में कहूंगा, आज जो है एक प्रकार से हंसी भी आ रही है कि वो लोग जो वंशवाद और राजतंत्र के धरोहर हैं, धरोहर लेके चल रहे हैं, जो चौथी पीढ़ी जिसमें हो, आज जो है तीसरी पीढ़ी एक ने जो है औरंगजेब बनकर शाहजहां को कैद कर दिया, कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी जोड़ लीजिएगा नाती वाली। देखिए मैंने नहीं, हम सबको कहिएगा, सबको कहिएगा। क्यों भाई जब आपने टंडन जी का भी कहिएगा, आपकी उंगली ना आई होती तो टंडन जी का भी कांग्रेस से बात करते। यदि आपने उंगली ना उठाई होती तो सिर्फ हम कांग्रेस की बात कर रहे होते, लेकिन जब आपने उठाया है तो शाहजहां और औरंगजेब की बात होगी। जिस तरह शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया, आज माननीय नेताजी को समाजवादी पार्टी में कैद कर दिया गया है और ये उंगली उठा रही है। दूसरी चौथी पीढ़ी जो वंशवाद, जिनको कांग्रेस में 130 करोड़ लोगों भारतीयों में एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने तो सुधार करके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम डाल दिया ना सर, आप भी तो डाल दीजिए। उन्होंने संविधान, उन्होंने संशोधन कर दिया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नेताजी का नाम डाल दिया। आप भी डाल दीजिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अडवाणी जी का नाम। अरे चाचा जी कहाँ चले? नहीं कर दिया। चाचा जी कहाँ चले गए? चलिए ठीक है, चाचा जी कहाँ चले गए? चाचा अब देखिए, आप देखिए कितना गठबंधन अभी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अभी से कितना गठबंधन है। इनको कुछ कहो तो इनको दर्द होता है, उनको कुछ कहो की बात किया है। आप देख लीजिए पहले, आपको आपका आईना दिखाया जा रहा है, हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। आपका आईना दिखाया जा रहा है। दिनेश पाठक जी, हुआ ये कि कई नेताओं ने एक के बाद एक बीजेपी के भीतर मना कर दिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि वो नहीं चुनाव लड़ेंगे, उनके अलग कारण थे। उमा भारती जी ने कहा कि वो नहीं लड़ेंगी। कलराज मिश्र ने माहौल देखकर ये कह दिया कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं। अब जो चिट्ठी लिखी है मुरली मनोहर जोशी ने, उससे तो यही लगता है कि एक माहौल बनाया गया पार्टी के भीतर, ताकि नेता जो है वो खुद ही आके कह दें, वरिष्ठ नेता जो है वो खुद ही आके कह दें कि हमें नहीं लड़ना है चुनाव। ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति मुझे इसलिए नहीं लग रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण इस रूप में है। हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि 75 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, तो इसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए और हर लेवल पर इसका पालन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने वरिष्ठों को सम्मान न देना, उनको उस लिस्ट में तो शामिल हो ही सकते थे जो महामहिम लोगों की लिस्ट है जो हेलीकॉप्टर लेके दौड़ेंगे। अरे उनसे महीने में 2 सभा करा लेते, 4 सभा करा लेते। अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना कोई बात नहीं, लेकिन हमारा देश सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु हम कभी रहे भी हैं, और इस बात को पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं। विश्व गुरु बनने की ओर जो है वो हमारा देश अपने बुजुर्गों का सम्मान न करे,
ये फेयर बात नहीं है, चाहे वो कलराज जी की बात हो, चाहे वो जोशी साहब की बात हो, चाहे आडवाणी साहब की बात हो। निश्चित तौर पर लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका लाभ हमें लेना चाहिए और ये जनता में संदेश नहीं जाना चाहिए कि उनका सम्मान पार्टी नहीं कर रही है। कैसे इस्तेमाल करना है ये पार्टी को डिसाइड करना है, ये जनता नहीं तय कर सकती। लेकिन जनता उनको जो लीडर के रूप में देखे जाते रहे हों, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अब मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया हूं, बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि जोशी जी या आडवाणी जी या कलराज जी, इनका रोल डिफाइन करने की जरूरत थी कि इनका रोल, लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है, इनका रोल डिफाइन करके पार्टी को सम्मान पूर्वक इनको स्थापित करना था कि भाई आपका ये रोल है। अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे ठीक है, लेकिन ये आपका रोल है, तो कम से कम जो इनके पीछे की फॉलोअरशिप है उसे लगता है कि भाई हमारे नेता का सम्मान हो गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, इसे हम इस तरह देख सकते हैं। एक बात बताऊं आपको सर, एक सेकंड में आ रही हूँ आपके, एक सेकंड सर मैं आ रही हूँ आपके पास सर, फिर चर्चा ना बहुत लंबी हो जाती है, फिर सब लोग आ जाते हैं एक साथ और बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं आपके पास आ रही हूँ सर, लेकिन दिनेश पाठक से मेरा सवाल है। दिनेश जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसे और भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी बीजेपी, क्योंकि देखिए बिहार से भी ऐसी आवाज आई, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। क्या ये पार्टी की चूक रही, पार्टी मैनेजमेंट की चूक रही? अगर कॉन्फिडेंस में ले लेते, इसको चूक के रूप में नहीं देखा जाएगा। देखिए, कुछ चीजें जानबूझ के होती हैं। अगर पार्टी को जो लोग पार्टी में डिसाइड कर रहे हैं टिकट, अगर उन्हें लगता है कि राज सिंह को बेगूसराय से टिकट देना है, उन्होंने फैसला सुना दिया अपना। अब ये गिरिराज जी को तय करना है कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। वो नहीं लड़ना, उन्हें लड़े, टिकट ठुकरा दें, जाके दूसरी पार्टी में शामिल, ये उनका विषय हुआ। मैं एक दूसरी बात, लेकिन पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप रही है, जिसकी देखरेख में पार्टी ने इतनी तरक्की की है, उसको हम अंतिम घाट तक पहुंचने से पहले उसके सम्मान का ख्याल हमें रखना होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। अब अगर वृद्धाश्रम देश में खुल रहे हैं, तो क्या आडवाणी जी को, जोशी जी को क्या कोई वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत पड़ेगी आज की तारीख में? इसका मतलब हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं, अगर आडवाणी जोशी का सम्मान नहीं है तो माता पिता का सम्मान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था। राजनीति में देखिए, उम्र का कोई महत्व नहीं होता है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो ये तय हुआ मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए राजनेता की, और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो इसमें जब पढ़ा गया, लोगों ने तय किया कि 13 वर्ष की उम्र में अकबर जो है राजा हो गए थे, और बहुत प्रतापी राजा हुए थे, और पढ़े लिखे नहीं थे, दस्तखत भी शायद नहीं कर पाते थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटेन के अंदर नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, मतलब एक पार्टी गवर्नमेंट थी, वो हटा के नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और चर्चिल उसमें रिटायर हो चुके थे। ठीक है, चर्चिल को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर वो जीते, तब ये तय हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण जी बिस्तर पड़े हुए थे, और चल चल के जाके उन्होंने भाषण किया, पूरी एक पार्टी बना दी उन्होंने, जनता पार्टी बना दी, और कांग्रेस को पराजित कर दिया। तो राजनीति में कोई एज नहीं होती है कि आप 75 और 60 में और 40 में किसी को रिटायर कर दीजिए। उसका मार्गदर्शन नहीं, उसका हस्तक्षेप देश की आवश्यकता है, और उसको आप रोक नहीं सकते। पता नहीं कब की उसकी आवश्यकता पड़ जाए और कहां उसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए ये जो कहना राजनीतिक दल बनाते हैं कि अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये गलत है। ठीक है, ओपी यादव जी, क्या इस तरह की जो मिसमैनेजमेंट है, अगर चूक हम कहें या फिर किसी तरह की अंदरूनी सियासत कहें, जानबूझ करके जो चीजें की गई है, उसकी वजह से कितना नुकसान चुनाव से पहले पार्टी को हो सकता है? क्योंकि देखिए, अभी एक और खबर आई है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर, और वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद को सीधे वो टक्कर देंगे। इस तरह के मतभेदों का फायदा जो है वो विपक्ष को मिल जाता है कई बार। नहीं, ये तो देखिए, हर पार्टी में नेता जाते हैं। ओपी यादव जी से, हर पार्टी में नेता जाते हैं, वो जाएंगे। ओपी यादव जी से सवाल है। ओपी यादव जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वोटिंग दिन का और नामांकन के दिन आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक चीज तय है, शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप जनता दल के जमाने से जनता दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारत सरकार में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहे, उनका पोर्टफोलियो रहा अटल जी की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की जो बुलंदियों पर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, उसमें सिन्हा साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अंदर खाने ऐसा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि जो लीडरशिप से वैचारिक रूप से आइडियोलॉजिकली अगर डिफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पार्टी छोड़नी पड़ रही है। एक तो बड़ी चीज ये है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मनोवैज्ञानिक असर पूरी राजनीतिक तंत्र पे पड़ता है। किसी भी पार्टी का जो डेवलपमेंट हो, समाजवादी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो डेवलपमेंट होता है, उसका पूरे सियासत के पूरे चारों खंभों पर उसका असर पड़ता है। और जो लोग न्यू कमर हैं, पॉलिटिक्स में न्यू कमर हैं, और जो लोग वोटर हैं, उनके मन पर मनोवैज्ञानिक रूप से
से साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है कि हो क्या रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब पार्टी विद द डिफरेंस औरों से अलग होने की बात करने, जो अभी ओमकार नाथ सिंह जी ने जो कहा कि जयप्रकाश नारायण जी 25 जून 1974 को जो इमरजेंसी लागू हुई, पूरे देश में नहीं लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी चट्टान की तरह काबिज थी, किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन उनके पास सारे, उसमें भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उसके भी नेता जयप्रकाश नारायण जी के साथ, उस समय जो आज की लीडरशिप है उस लीडरशिप नहीं थी, उस समय लीडरशिप अटल जी की, अडवाणी साहब की और मुरली मनोहर जोशी साहब की थी। और जयप्रकाश नारायण जी राजनीति में आए और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, सत्ता परिवर्तन के लिए आए, और उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके दिखाया। तो अडवाणी साहब का युग पूरा हो चुका है, उनका इरा पूरा हो चुका है, ये कहना कोरी लफ्फाजी है। आज भी उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, और सियासत में जब तक आदमी इस धरती से जाता नहीं है तब तक उसका समय पूरा होता है, ऐसा कहना बिल्कुल कोरी लफ्फाजी। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे आप इसका जवाब दीजिएगा और इसके बाद मैं जफर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दिनेश पाठक, जो अभी ओपी यादव जी ने कहा उस पर ही मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं। ये कितना गंभीर है और इसमें कितना दम है कि अगर मतभेद है तो बीजेपी के भीतर नहीं रहा जा सकता है? इसके और भी उदाहरण है, अरुण शौरी का नाम देख लीजिए, यशवंत सिन्हा का नाम देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी जो उदाहरण है हमारे सामने हैं। तो क्या ये एक टेंडेंसी डेवलप हुई है बीजेपी के भीतर? नहीं, कि जब पार्टी बड़ी हो रही है तो इस तरह की टेंडेंसी डेवलप होगी। मुद्दा ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं या छोड़ रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसको एक रोल मॉडल के रूप में अपने को विकसित करना होगा। अगर वो नहीं कर पा रही है कहीं है तो इसका मतलब कि कहीं से फाल्स ईगो बड़े कारण के रूप में निकल के आ रहा है। कुछ लोग जरूर हैं उस दल में जो अपने ईगो के आगे किसी को भी खड़े नहीं होने देना चाहते। वो कौन लोग हैं वो पार्टी जाने, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें, सर बोल दीजिए ना, खुलकर बोल दीजिए, फिर मैं पूछूंगी चंद्रमोहन जी से। आप ये कह रहे हैं कि मोदी शाह की जो जोड़ी है, नहीं खाली मोदी शाह की जोड़ी नहीं, फिर से देखिए बार चूंकि इसमें कोई गैप है उसे भरने की कोशिश लगातार की गई है। भारतीय जनता पार्टी अकेले मोदी और अमित शाह साहब नहीं चला रहे हैं, उसके पीछे संगठन भी है, आरएसएस भी है, तो वो एक यूनिट है पूरी। अब उसमें लीड कौन कर रहा है, कौन प्लस कर रहा है, कौन माइनस कर रहा है, ये मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वरिष्ठों का सम्मान हमें करना होगा। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसे अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो अगर हम 2 से 182 हो सकते हैं तो 182 से 82 होने में वक्त नहीं लगेगा। हमें बुजुर्गों का सम्मान हर हाल में करना होगा। जी, आप लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, और जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति की आपने बात कही, तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ये भी है कि जब हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ हो जाते हैं तो वो धीरे से अपने हाथ से जो मालिकाओं होता है, गांवी भाषा में कहते हैं, अरे भैया आरएसएस के चीफ आपके कभी रिटायर हुए? देखिए रुकिए, अच्छा कभी रिटायर हुए बताइए। देखिए देख रही बोल लेने दीजिए, ये देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र देखिए, आप बोलने नहीं देते। 77 में जो है इन्होंने यही किया था। देखिए ये महागठबंधन, देखिए और ये महागठबंधन, लेकिन जनता देख रही है जो है एक एक सीट के लिए तरसना पड़ रहा, लेकिन जैसे मुद्दा आता है ये दोनों लोग एक हो जाते हैं। लोकतंत्र जनता देख रही है, हमें बोलने दीजिए। अभी ये 1977 नहीं है, ये 1977 नहीं है, बोलने दीजिए। 1977 चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिए सर। इसके बाद आप लोगों के पास जफर जी, और सुनिए जफर साहब, इसके बाद आपके पास हमारे यहाँ वंशवादी पार्टी नहीं है हम कि एक व्यक्ति और एक वंश से ही चलेगी। देखिए हमारे यहाँ सिद्धांत देखिए, शुरुआत से देखिए हमारे यहाँ सिद्धांत, हमारे यहाँ सिद्धांत और विचारधारा है। हमारे यहाँ शुरू से दो जोड़ी रही है, पहले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रही है, फिर जो है दीनदयाल जी की, दोनों लोग की रही है। आपके बाद जो है अटल जी आडवाणी जी की, जो है विधायक मंत्री हैं आपके वहां, अमित शाह जी और मोदी जी की है। इसमें हमारे कोई हमारे एक वंश नहीं है। और सुनिए, एक जो है बंगाल के थे, सुन लीजिए, हमारे यहाँ एक बंगाल के थे और उत्तर प्रदेश के थे, एक जो है मध्य प्रदेश के थे। आज देखिए हम लोग अलग अलग जगह से, ये हमारी विशेषता है, पे ये चोट करना चाहते हैं। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम
हम किसी एक वंश के, एक खानदान की पार्टी नहीं है कि जो होगा वही करेगा। हमारे टिकट की बात और रही बात टिकट की, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव संचालन समिति है, उसका काम है। और रही बात शत्रुघ्न सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा की तो देखिए महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं ये बताइए वो कौन सा पार्टी के लिए कर रहे थे? वो जो है विपक्ष के साथ जाकर मंच साझा कर रहे थे। ये तो कहिए कि हमने उनका सम्मान रखा, आज भी हमने उनको सम्मान रखा कि भाई चलो परिवार में अगर कोई बच्चा है या कोई बेटा है या कोई चाचा है या कोई भतीजा है तो उसको हमने रखने का प्रयास हमने किया। आज भी टिकट बहुतों के कटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब बगावत कर दे। हमारे रमाशंकर कटोरिया का कटा है, दो मंत्री कृष्णा राज्य का कटा है। शिवपाल जी को अभी आप कह रहे हैं कि मैंने छत दिया, मैंने रहने की व्यवस्था बनाया, अभी आप कह रहे हैं ये हमने कहा कि पूरा देश छत दे रहा है, हम रहने को दे रहे हैं। भाई वो विधायक है, चलिए आपने नाते उनको आवाज मिला। अब आप लोग को बेचैनी हो रही है, आप लोग को भय हो रहा है कि चाचा हराने का काम करने जा रहे हैं। आप लोगों को चाचा हराने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस पार्टी को पाला पोसा, इसका जो है धोती जिन्होंने धोया, चप्पल धोया, कुर्ता धोया, रोटी पका के खिलाया, उसको तो आप लोगों ने रखा नहीं। आप मान सम्मान की क्या बात कर रहे हैं? मुझे एक बात की खुशी है कि चंद्रमोहन जी ने ये माना है कि पार्टी की मंशा क्या है कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो पिछली पीढ़ी के लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए, इसीलिए आप यही आप कह रहे हैं ना। भारतीय संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति से जोड़िए। नहीं देखिए हमने नहीं, विनय कटियार जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नेता अपनी मां से जाकर पूछेंगे। हमारे यहाँ ऐसा बुजुर्ग जो हमारे यहाँ वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा रुक कर आप अपने नेताओं से कहिए कि अपनी बात जाके बात करें। नहीं लड़ूंगा, भारतीय स्वयं कहा आप मत जोड़िए। ये भाई पार्टी का परिवार का मामला है और भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं अपने कल्चर को। देखिए आप बुजुर्गों को जा रहे हैं। लेकिन जफर अमीन एक सेकंड बस ठीक है जफर अमीन साहब, लेकिन सवाल आप लोगों पर भी उठा तब जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नेताजी का नाम नहीं था, उसके बाद दोबारा लिस्ट जारी हुई, उसमें नाम आया। दोबारा लिस्ट नहीं, हाँ। आपने उस पर मीडिया ने कहा कि स्टार प्रचारक में नहीं है, हाँ। और शाम को आपको मिल गया नेताजी का नाम। हम ये कहते हैं कि आपने कहा आज पूरा देश कह रहा है कि आडवाणी जी को इस तरह जलील बेइज्जत नहीं करना चाहिए, मोदी जी को, शाह जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको स्टार प्रचारक बनाना चाहिए। देश की जनता अगर कह रही है तो बता दें। यही लोग क्या क्या तो आप बना दीजिए ना, चिंता की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप बना दीजिए, उसमें कौन सी बात। आप कहिए कि जाएंगे हम सिफारिश करेंगे नेतृत्व में, इनको स्टार प्रचारक बना दिया जाए। मत कीजिए, इनको नाराजगी हो रही है, हम लोग को चिंता हो रही है। नाराजगी बिल्कुल हमारे यहाँ संसदीय हमें कह रहे हैं हम वंशवादी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमने कहा तो हमने कहा तीसरी पीढ़ी हमारी पार्टी की है। आप एक बताइए कि एक पीढ़ी शुरू से एक ही वंश और एक ही पीढ़ी आ रही है। हमारे यहाँ देखिए जनता की क्यों अपमान, पंडित दीन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नेतृत्व होता है, हम लोग हमारे यहाँ नेतृत्व का विकास किया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक वंश, एक जात, एक धर्म के लोगों को विकसित नहीं किया जाता। सबका विकास के तहत काम किया जाता है। मोहन जी ये बताइए, आरएसएस के चीफ के पद पर एक ही वंश चल रहा है, बता दें एक मिनट चंद्रमोहन जी को, तो बदला जाना चाहिए कभी। ठीक है चंद्रमोहन जी, हम इतना कह रहे हैं, आपकी सब बात मान लिए। वंश के लिए अब जनता क्यों अपमानित कर रहे हैं? अगर उस वंश को जनता जिता रही है तब भी वहां पे बैठा हुआ है, अगर हरा देती तो घर में क्या? नहीं आप समझ रहे हैं। एक सेकंड, ओंकारनाथ जी चंद्रमोहन जी को कह रहे हैं, एक सेकंड सर, ऐसे बहस मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है सर, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है सर, ऐसे बहस मत कीजिए। ओंकारनाथ जी, ये जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं वो ये कि पीढ़ियां बदलती है, उसके बाद हालात बदलते हैं पार्टी के भीतर, उस पर आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं? कौन सी सियासत कर रहे हैं जी? हमारे यहाँ तीन देखिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय जोड़ी थी,
उसके बाद अटल जी, आडवाणी जी की, आज वर्तमान काल में मोदी जी। अब जवाब दीजिए, अब जवाब और लीजिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारी जो है चुनाव संचालन समिति है, वो तय करता है, वो एक तय करता है। हमारे यहाँ गांधी परिवार से फरमान आ गया, इनको हटा दो, बताइए यादव जी के परिवार से आ गया, इनको हटा दो, ये नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। एक ही बात बोलोगे तो जनता नहीं सुनेगी। नहीं, लोकतंत्र तांत्रिक जवाब दीजिए सर, मैं आगे बढ़ूंगी। ओंकारनाथ जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, मैं आगे बढ़ूंगी। 1946 में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद हटे तो आचार्य कृपलानी अध्यक्ष हुए, 47 में आचार्य कृपलानी अध्यक्ष हुए, 48 में राजेंद्र प्रसाद हुए, 49 में रमैया पट्टा हुए, 51 में जवाहरलाल नेहरू हुए। उसके बाद से फिर वो, अरे मेरे बाप सुनो, उसके बाद मेरे पिता सुन लो, चिल्लाओ ना। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा रहे, समझे आप, बरुआ रहे, निजलिंगप्पा रहे, कामराज रहे, इंदिरा गांधी रही। फिर उसके बाद कितने प्रेसिडेंट हुए आपको क्या मालूम? आप बच्चे हो, आप क्या जानो कांग्रेस का इतिहास क्या है? जी आए, आप कांग्रेस के इतिहास बारे में क्या जानते हैं? और फिर सोनिया जी ने नरसिम्हा राव रहे, सीताराम केसरी रहे, ये भी बताइए। नरसिम्हा राव रहे, सीताराम केसरी रहे। ओंकारनाथ जी, उसके बाद सोनिया जी ने वक्त देखकर अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंप दिया। यही तो ये कह रहे हैं कि यही यहाँ पर भी होना चाहिए बीजेपी के अंदर। सोनिया जी के हाथ में नहीं है तो सौंपना, कांग्रेस पार्टी ने सौंपा है। सोनिया जी ने मतलब प्रस्ताव दिया, कांग्रेस पार्टी ने सौंपा, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराया, गांधी परिवार के अलावा सबको अलाउ था करने के लिए। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। ओपी यादव जी, आपके यहाँ चुनाव होता है, आपके कभी चुनाव हुआ है? ओंकारनाथ जी, ठीक है सर, ठीक है। ओपी यादव जी, अब तो निर्देश देते हो कि ये हो जाए। यादव जी, क्या आप इसे ऐसे देखते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी है जो अब किसी तरह की ये वर्चस्व की लड़ाई है, किसी और की नहीं सुनना चाह रही है, या फिर एक अहम की लड़ाई है? कोई खतरा लग रहा है इन बुजुर्गों से आज मौजूदा नेतृत्व को बीजेपी के भीतर? देखिए, बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है, कहीं ना कहीं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब हुए, मुरली मनोहर जोशी साहब, आडवाणी साहब, और भी अरुण शौरी, और इस तरह की जो भी लीडरशिप रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान और उद्भव में यहाँ तक का जो फासला, जो राजनीतिक सफर तय किया है भारतीय जनता पार्टी में, जिनका रोल रहा है, वो उनका नेपथ्य में जाने का जो लगातार अभियान जारी है, इसमें प्रायोजित है या जानबूझ के किया जा रहा है, या समय की जरूरत है, या राजनीति की जरूरत है, या भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की जरूरत है, या इंटरनल डेमोक्रेसी है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो भी हो रहा है, कोई बहुत अच्छी इबारत नहीं लिखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी नहीं है और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी नहीं है। मैंने जयप्रकाश नारायण जी की बात इसलिए कही कि आडवाणी साहब से बहुत ज्यादा एजेड व्यक्ति थे और उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, दो प्रधानमंत्री उनके संघर्ष की देन है। 4 महीने चौधरी चरण सिंह जी रहे और मोरारजी देसाई साहब रहे, और 11 राज्यों में डॉक्टर लोहिया ने जब सरकारें पलट दिया था, कांग्रेस की संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी, उनकी उम्र क्या थी आपको पता है? तो सियासत में उम्र मायने नहीं रखता, आदमी का संघर्ष। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो संदेश जा रहा है अभी पार्टी के भीतर से, वो चुनाव से पहले हानिकारक हो सकता है। निश्चित तौर पर चुनाव में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता बहुत ही संवेदनशील है और भावुक है और हर चीज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है, इसमें दो राय नहीं। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं ग्राउंड पे और जीरो ग्राउंड पे झेलना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। ठीक है, फाइनल कमेंट आपसे भी सर, दिनेश पाठक जी, क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? मुझे लगता है कि उठाना पड़ेगा। कितने परसेंट होगा, वो सीट में कन्वर्ट होगा कि वोट में कन्वर्ट होगा, ये बताना अभी कठिन है, लेकिन इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत संस्कृतियों का देश है और भारतीय जनता पार्टी संस्कृतियों की बहुत बड़ी संवाहक होने का दावा करती है, और कोई दल संस्कृति का संवाहक नहीं है अलावा भारतीय जनता पार्टी के, कोई दावा भी नहीं करता। वो अगर होंगे भी तो दावा नहीं करते, ये पार्टी दावा करती है। तो इसको इस बात का सम्मान रखना था कि हमारे बुजुर्गों को, जब वो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है, टिकट जो बांटती है, उसमें अगर उनकी तस्वीरें, वो बीच में बैठ जाते ना, उनकी सुनते न सुनते, उनको बैठा के तस्वीरें रिलीज करते, तब भी लगता देश को कि उनका सम्मान हो रहा है। वो उस कमेटी से बाहर हैं। उनको पिछली बार एक मार्गदर्शक मंडल कुछ बना था,
अब तो मार्गदर्शक मंडल का भी अता पता नहीं कहाँ गया वो, तो आखिर उनका सम्मान है कहाँ? उनका सम्मान नहीं है। तो ये सम्मान की बात है, और जब बात सम्मान की आती है तो जाहिर है कि भारतीय संस्कृति ये इजाजत नहीं देती है कि बुजुर्गों को इस तरह से दरकिनार कर दिया जाए। हालांकि बीजेपी के अपने तर्क हैं और ये देखना होगा कि इलेक्शंस में इसका क्या असर पड़ता है। इन भावनाओं को अगर विपक्ष भुनाने की कोशिश करे तो इसका नुकसान हो सकता है, ये बता रहे हैं हमारे विश्लेषक। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।